This तो डेटाबेस conference को will now be प्रेजेंट, recorded. दिस इज द डेटाबेस। डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस तरह का एक सिंबल यूज करते हैं। अब ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस करता क्या है ना। तो डेटाबेस हमें अलाउ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को रिट्रीव करने के। रिट्रीव रिट्रीव का मतलब होता है once we store data somewhere and we can access the data, we can access the information from the data, right? तो ये जो जैसे हार्ड डिस्क एक होती है ना, यू नो व्हाट इज द हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क, यू नो कंप्यूटर में आपके लगी होती है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आपका होता है। तो ऐसे मान लेते हैं इस तरह का एक डेटाबेस हमारा है जो कहीं ना कहीं एक हार्डवेयर हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर है, ठीक है। तो डेटाबेस एक लॉजिकल टर्म है और ये स्टोर किया जाता है किसी हार्ड ड्राइव में, किसी पेन ड्राइव में या किसी एसएसडी। ये लेटेस्ट कंसेप्ट इज द एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी एक तरह की हार्ड डिस्क ही होती है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है इसका, मेकिंग अलग है। तो डेटाबेस क्या कर रहा है, डेटाबेस हमें एक फैसिलिटी दे रहा है डेटा को स्टोर करने की और डेटा को रिट्रीव करने की, ठीक है। ना क्वेश्चन ये है कि ये डेटाबेस को हम कैसे यूज कर पाएंगे, क्या कोई टूल है? यस। तो बच्चों जो हम लोग इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं दैट इज माई एसक्यूएल, that is MySQL, also known as MySQL, MySQL either or generally called MySQL, right? तो ये जो MySQL क्या है, ये MySQL एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर। MySQL इज व्हाट? ए सॉफ्टवेयर। जैसे पेंट एक आपका सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रेस आपका एक, सॉरी MS वर्ड आपका एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे MySQL क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और ये क्या करता है? माइस्क्यूल करता है क्या है? ये मैनेज करता है डेटाबेस। क्या मैनेज करता है? डेटाबेस। तो अभी तक हमने क्या बताया, मैंने क्या बताया, एक हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट माइस्क्यूएल। और माइस्क्यूएल का काम क्या है? माइस्क्यूएल का काम है कि इसके थ्रू हम एक डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं। वी कैन मैनेज डेटाबेस। इन शॉर्ट आई एम राइटिंग डीबी। डीबी स्टैंड फॉर डेटाबेस, राइट। तो माइस्क्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है? डेटाबेस को मैनेज करना। तो वी कैन मैनेज द डेटाबेस बाय हेल्प ऑफ डीबी, ओके। अब जनरली बच्चों होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका पीसी है, ठीक है, ये आपका एक पीसी है जिस पर आप यूज कर रहे हो फेसबुक। क्या यूज कर रहे हो? फेसबुक, ठीक है। अब इंटरनेट आपका कनेक्ट है, तो आपकी रिक्वेस्ट किसको जाती है? आपकी रिक्वेस्ट जाती है बच्चों फेसबुक के सर्वर। अब ये फेसबुक का सर्वर क्या है? क्वेश्चन इज दिस, है ना, कि व्हाट इज द फेसबुक सर्वर। तो फेसबुक सर्वर एक मशीन है, ठीक है। फेसबुक सर्वर एक मशीन है जहां पर हमारा डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। फेसबुक सर्वर एक मशीन, ये है एफ बी सर्वर। एफ बी सर्वर, एफ बी सर्वर। और इस एफ बी सर्वर से कनेक्ट है एक डेटाबेस। इस एफ बी सर्वर में क्या है? एक डेटाबेस। तो जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी हम कुछ भी हम पोस्ट डालते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, वो सब इस डेटाबेस में जाके स्टोर है ना, डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। एक बार हमने स्टोर कर दिया, व्हेन वी क्लिक आवर फोटोज, तो वो हमें दोबारा दिखती हैं। तो वो कहाँ से? इसी सर्वर से हमें रिटर्न मिलती हैं। या फिर हम कोई वेबसाइट खोलते हैं www.google.com, तो वो थोड़ी, अगर हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है तो वो क्या करता है, रिक्वेस्ट जाती है और वापस हमारे यहाँ क्या होता है, एक पेज ओपन हो जाता है। तो वो सारी चीजें कैसे काम कर रही है बच्चों? वो सारी चीजें काम कर रही हैं डेटाबेस के कंसेप्ट पर। इंटरनेट से हमारा एक सर्वर कनेक्ट है, सर्वर से डेटाबेस कनेक्ट है, और उस डेटाबेस से हमारा डेटा क्या हो रहा है, वहां पर हम डेटा स्टोर भी कर पा रहे हैं, रिट्रीव भी कर पा रहे हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं और वहां से डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन माइस्क्यूएल हमें क्या हेल्प कर रहा है? माइस्क्यूएल हमें हेल्प कर रहा है उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो जनरली कि जब हमारा हम ये डेटाबेस को मैनेज करना है, डेटाबेस हमें बनाना है, तो हमें एक माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा। अब बेसिकली माइस्क्यूएल जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आई एम रिमूविंग दिस। तो जो बच्चों हमारा एक माइस्क्यूएल जो सॉफ्टवेयर है, माई एसक्यूएल, ठीक है, माइस्क्यूएल जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये जो डेटाबेस मैनेज करता है वो दो टाइप, बेसिकली जो हमारे पास डेटाबेस है वो दो टाइप के। इसको हम ऐसे समझेंगे, मैनेज करने की बात हम बाद में करेंगे। जो हमारे पास डेटाबेस है वो हमारे पास दो टाइप के हैं। एक तो हमारे पास डेटाबेस होता है रिलेशनल, RELATIONAL,
ONAL, रिलेशनल, है ना, रिलेशन। और एक दूसरा होता है नॉन एसक्यूएल, या फिर हम उसको कहते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम, ठीक है, नॉन एसक्यूएल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने का काम है किसका? माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल के अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करते हैं। एक है ओरेकल, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, ओरेकल, ठीक है। एक है माइक्रोसॉफ्ट का एमएस 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 एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल सर्वर, ये भी हमारा रिलेशनल डेटाबेस बनाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रिलेशनल डेटाबेस और नॉन एसक्यूएल डेटाबेस में क्या अंतर है, या फिर फ्लैट फाइल डेटाबेस में क्या अंतर है ना, फ्लैट फाइल। अगर मैं आपको इन डेटाबेस की एग्जांपल दूं, तो ये डेटाबेस के लिए जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज होता है वो यूज होता है मोंग, MONGO, मोंगो, मोंगो डीबी। ये हमारा किस लिए यूज होता है? नॉन एसक्यूएल या नो एसक्यूएल या फिर फ्लैट फाइल सिस्टम के लिए हमारा कौन सा यूज होता है? मोंगो डीबी। अब मेन सिंपल क्वेश्चन ये है कि सर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और मोंगो डीबी ये किस तरीके से डेटा को स्टोर करता है? तो बच्चों जैसा कि नाम है रिलेशनल, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशन तो क्रिएट हो ही रहा होगा, है ना। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर हमारे डेटाबेस, है ना, या जहां पर हमारा जो डेटा है वो आपस में कनेक्टेड हो। क्या हो? हमारा डेटा आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है। अब डेटा कनेक्टेड कैसे करेंगे बच्चों? रिलेशनल टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंटरनली डेटा को स्टोर करता है, वो करता है टेबल्स। किस फॉर्म में करता है? टेबल्स फॉर्म में, ठीक है। इफ एनीवन हैविंग क्वेरी दे कैन आस्क बाय टाइपिंग द मैसेज, ओके, और मैसेज करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो डेटा हमारा सेव होता है वो होता है टेबल्स में, और नॉन एसक्यूएल यानी कि फ्लैट फाइल के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है डॉक्यूमेंट फाइल की फॉर्म में। यानी कि सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल्स बनती हैं, और टेबल नहीं बनेगी, सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल बनती है और उस फॉर्म में हमारा डेटाबेस यहाँ पर स्टोर होता है। मोंगोडीबी एक फेमस नॉन एसक्यूएल या फ्लैट फाइल डेटाबेस सिस्टम है। इसके अलावा और भी है, फिलहाल हम इससे काम चलाते हैं क्योंकि हमें मेन फोकस करना है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, क्योंकि हमें माइस्क्वेल पर माइस्क्वेल, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपका किस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है? वो स्टोर हो रहा है बच्चों टेबल की फॉर्म में, ठीक है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आई हैव ए टेबल, ठीक है, आई हैव ए टेबल, आई हैव ए टेबल, और इस टेबल के अंदर कुछ डेटा स्टोर है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर है, एक दूसरी टेबल है जिसमें फीस, फी जो आप स्कूल में पेमेंट करते हैं उसका डेटा स्टोर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट वाले में डेटा जो है वो स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, परसेंटेज है, ठीक है, फोन नंबर है, एड्रेस है, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन फीस में हमें क्या चाहिए, है ना? क्या फीस का जो ये टेबल है क्या ये स्टूडेंट टेबल से कनेक्टेड होगा? यस और नो, एनीवन कैन? क्या जो स्टूडेंट का टेबल है ये फीस से कनेक्टेड होगा कि नहीं? यहाँ पर हमारा फीस का डेटा स्टोर है और यहाँ पर हमारा स्टूडेंट का डेटा स्टोर है। क्या इनके बीच में तो कोई होगा रिलेशन, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? सर, यस होगा। Now it is clear? Yes, sir. Yes, Priya, sir. Ritika, Manya, voice is clear? Yes, sir. Yes. Yes, yes, sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए। जी, तो फिर से बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी तो शुरू से थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा, ये देखिए
कहा यहाँ पे एक मेरे पास स्टूडेंट टेबल है और एक मेरे पास यहाँ पर फीस टेबल है, राइट। मैंने ये कहा स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट का डेटा स्टोर है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, उसका मदर नेम, उसका फादर नेम, उसका ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे बहुत सारी एक टेबल है स्टूडेंट की, उसमें डेटा स्टोर है। एक फीस नाम की टेबल है, उसके अंदर भी डेटा स्टोर है। तो आप ये देखिए कि फीस नाम की टेबल में हमें क्या क्या चाहिए, बच्चे का क्लास चाहिए, बच्चे का सेक्शन चाहिए, बच्चे का नाम चाहिए और फीस चाहिए। इसके अलावा हद से हद उसका मोबाइल नंबर है ना, लेकिन डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, पेरेंट्स का नाम क्या है, नंबर, ये सब बहुत ज्यादा डिटेल की हमें जरूरत नहीं है। क्या उसके पास सब्जेक्ट है, हमें ये भी डिटेल जरूरत नहीं है। हमें क्लास सेक्शन चाहिए, फीस चाहिए, है ना, और बच्चे का नाम चाहिए। ये हमें 3-4 चीजों की जरूरत है। तो अब टीचर को क्या करना है, टीचर को किसी बच्चे की फीस की डिटेल लेनी है। मैंने क्या कहा, टीचर को क्या लेना है, फीस की डिटेल लेनी है। तो टीचर क्या करेगा, फीस की डिटेल तो यहाँ से लेगा और बच्चे का डेटा कहाँ से ले सकता है, यहाँ से। तो यानी कि दोनों टेबल से हम डेटा क्या कर रहे हैं, वहां से फैच कर, दोनों डिफरेंट टेबल से हम डेटा को फैच कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वी आर यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज जनरली कॉल्ड RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि हम यूज कर रहे हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो RDBMS के अंदर हम डेटा को इंटरनली टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं और RDBMS को मैनेज करने के लिए हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, MySQL, ठीक है। RDBMS इज द पार्ट ऑफ डेटाबेस। मैंने अभी आपको बताए थे कि डेटाबेस के दो पार्ट होते हैं, एक तो रिलेशनल, तो रिलेशनल को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या हो गया, RDBMS, R फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DB मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड एक मैंने बताया था फ्लैट फाइल या फिर नो सिक्वल SQL या फिर फ्लैट फाइल, राइट, फ्लैट फाइल, ये मैंने आपको बताया था। तो फ्लैट फाइल जो है वो भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो फ्लैट फाइल के लिए मैंने आपको बताए थे MySQL है, ओरेकल है, SQL सर्वर है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो वो है हमारे RDBMS के लिए। लेकिन नॉन SQL या फ्लैट फाइल के लिए हमारा यूज होता है MongoDB, जिसको हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, जिसका हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हमें अपने RDBMS को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक MySQL का सॉफ्टवेयर चाहिए जिसपे हम अभी काम करेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं पूरी कहानी को एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो बात ये थी कि हम लोग एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर रहे हैं। हम डेटाबेस हमें पढ़ना है, डेटाबेस। और डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक कंसेप्ट है जहां पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब लेना, डेटा को फैच करना। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि डेटाबेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस होता है, एक हमारा फ्लैट फाइल या उसको हम नॉन SQL या नो सिक्वल डेटाबेस भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर हमें करना है तो वहां पर हम डेटा को जो स्टोर करते हैं, क्यों उसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया, वो सिंपल इसलिए क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्म में। हम रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, टेबल की फॉर्म में। और टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होने से हम एक टेबल को दूसरी टेबल से कर सकते हैं रिलेट, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे एक टीचर की टेबल है और एक यहाँ पर सैलरी है, और एक यहाँ पर है वर्किंग। टीचर कितने दिन आया, है ना, इस टीचर का डेटा यहाँ पर वर्किंग डेज में आएगा, कितने दिन टीचर ने काम किया उस हिसाब से उसकी क्या डिसाइड होगी, सैलरी। तो इसमें ये टेबल्स आपस में क्या हो गई, ये टीचर वर्किंग डे के साथ, टीचर की टेबल सैलरी के साथ, ये आपस में कैसे होगी, कनेक्टेड। और सैलरी किससे कनेक्ट होगी, सैलरी की टेबल किससे कनेक्ट होगी, अकाउंट टेबल से। जहां पर अकाउंट डिपार्टमेंट होगा उस टेबल से हमारी सैलरी की टेबल कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टेबल्स के अंदर जो डेटा है वो हम अलग अलग टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके डेटा को वहां से फैच कर सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है, कि भाई टीचर की डिटेल भी चाहिए, उसके वर्किंग डेज भी चाहिए और उसकी सैलरी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों टेबल से अपने डेटा को कर लूंगा क्या, फैच। फैच मतलब रिट्रीव, राइट। यही कंसेप्ट कहलाया जाता है हमारा
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो और ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चों एक कंसेप्ट और आता है बीच में, मैं यूज कर लेता हूं। एक कंसेप्ट है यहाँ पर SQL। द कंसेप्ट इज SQL, that is means structured, STRUCTURED, structured query language। ठीक है, structured query language, what is the meaning of structured query language? The meaning of structured query language is कि सिंपल सी बात, ये एक टाइप की लैंग्वेज है बच्चों, और एवरी RDBMS, every RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम used this language internally। ठीक है, यानी कि मैंने भी बताया आपको, एक है हमारे पास पीसी। ठीक है, एक है हमारे पास पीसी, राइट। सॉरी, एक है हमारे पास पीसी, दिस इज माय पीसी। इस पीसी से मुझे डेटाबेस में करना है डेटा स्टोर। ठीक है, डेटा स्टोर, तो वो किसके थ्रू होगा? वो होगा भाई MySQL के थ्रू, क्योंकि हम MySQL ही पढ़ने वाले हैं, MySQL के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये जो MySQL सॉफ्टवेयर है, ये इंटरनली किस लैंग्वेज पे काम कर रहा है? वो है हमारी SQL। ठीक है, ये सिस्टम से मैं डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, राइट, और यहाँ से मैं डेटा को फैच करना चाहता हूँ। तो ये जो MySQL है, ये MySQL एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं ये काम करूंगा। लेकिन जो MySQL है वो किस लैंग्वेज को यूज कर रहा है इंटरनली? वो यूज कर रहा है SQL को। यानी कि हर एक RDBMS सिस्टम, चाहे वो MySQL हो, चाहे वो हमारा Oracle हो, चाहे वो हमारा MS SQL सर्वर हो, एवरी RDBMS सॉफ्टवेयर इंटरनली यूज्ड SQL लैंग्वेज। क्या यूज करता है इंटरनली? हर एक वो हमारा सॉफ्टवेयर SQL लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, any question up to this? No, sir. No answer means no question, I understand। okay, next is कि MySQL को क्यों यूज कर रहे हैं, है ना? MySQL का फायदा क्या है? Oracle भी तो है, या फिर हमारा MS SQL सर्वर भी तो है। तो बच्चों MySQL होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि MySQL जो है वो हमारा फ्री है। फ्री मतलब कि इसको, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हमें किसी को भी कोई पैसा पेड नहीं करना। जैसे कि अगर हम MS वर्ड यूज करते हैं, या MS ऑफिस यूज करें, या फिर हम विंडोज यूज करें, ये सब बच्चों पेड वर्जन है। ये जो सॉफ्टवेयर है कैसे हैं? पेड, यानी कि वी हैव टू पेड टू द कंपनी टू यूज दीज सॉफ्टवेयर, राइट। जब आप लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप के साथ इन सॉफ्टवेयर का चार्ज ऑलरेडी कंपनी आपसे ले लेती है, राइट। या आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर के साथ ऑलरेडी आपसे कंपनी सॉफ्टवेयर का चार्ज ले लेती है ना। लेकिन जो MySQL है वो एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके लिए हमें कोई भी चार्ज नहीं देना है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो MySQL सॉफ्टवेयर है ये फ्री होने के साथ साथ इजी टू यूज है। सॉरी, फ्री होने के साथ साथ ये इजी है, रिलायबल है ना। रिलायबल मतलब खराब होने के चांसेस, कंपनी बहुत अच्छी है, रिलायबल है, ट्रस्ट कर सकते हैं हम इस कंपनी को, राइट। एंड स्केलेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबल? यहाँ पर स्केलेबल का मतलब क्या है? कि स्केलेबल का मतलब है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये छोटी एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग 12th में जो प्रोजेक्ट बनाएंगे बच्चों, उसमें हम MySQL डेटाबेस का यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए, और ये बड़ी एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के मैं नाम बताता हूँ जो MySQL को एज ए डेटाबेस यूज करते हैं। बच्चों पहली कंपनी है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फेसबुक बच्चों अपने डेटा को स्टोर करने के लिए MySQL का यूज करती है। दूसरी एक बहुत फेमस कंपनी है ट्विटर, आपको नाम पता होगा, ट्विटर भी अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए MySQL का यूज करती है। एक और कंपनी है, मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब।
यूट्यूब के बारे में सबको पता होगा। यूट्यूब भी अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए माइस्क्वेल का यूज करती है। और एक और एक कंपनी है फेसबुक, ट्विटर या विकीपीडिया या विकीपीडिया। तो विकीपीडिया आप लोगों को पता होगा, जब भी आप कुछ चीज सर्च करते हैं तो विकीपीडिया का पेज आपके सामने खुलता है ना। तो विकीपीडिया भी अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए जो भी कंटेंट आप वहां पर देखते हैं वो सब माइस्क्वेल के अंदर डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये ऐसी कुछ बेसिक बड़ी बड़ी सी कंपनियां हैं जो माइस्क्वेल डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही इसके अंदर। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस माइस्क्वेल डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, राइट। तो बात करते हैं बच्चों जल्दी से अब प्रैक्टिकल पार्ट की। तो यहाँ तक तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको कि व्हाट इज माइस्क्वेल, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो माइस्क्वेल को यूज कर रहे हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बताया। नाउ टू द पॉइंट कि माइस्क्वेल के अंदर हमें काम कैसे करना है, कैसे इसको डाउनलोड करना है, ये बेसिकली मैं कल आपको बता चुका था। एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको जल्दी से दे दूंगा, आप देख लीजिए कि अगर आपको माइस्क्वेल आपको डाउनलोड करना है तो आपको जाना है सीधे सीधे गूगल और यहाँ पे लिखना है MySQL, ठीक है। माइस्क्वेल आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइस्क्वेल, लिखते ही मेरी ये वेबसाइट आएगी। देखिए ध्यान से देख लीजिए, पहली ही वेबसाइट है mysql.com, ठीक है। ये वेबसाइट को हम खोलेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से हम ओपन करेंगे और ये हमने वेबसाइट ओपन करी, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है mysql.com डाउनलोड्स, तो हम जाएंगे यहाँ पर डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाने के बाद बच्चों जब भी अगर हम MySQL को डायरेक्टली अपने पीसी पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो पहले तो हम यूज़ करेंगे MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स, इसको हम क्लिक करेंगे और बच्चों यहाँ पर हमें दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है। एक तो यूज़ करना है हमें MySQL कम्युनिटी सर्वर, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है MySQL कम्युनिटी सर्वर, और दूसरी चीज़ हमें इंस्टॉल करनी है MySQL वर्कबेंच, राइट। ये दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो पहला नंबर जो आता है वो आता है हमारा, फर्स्ट नंबर पे जो हमें इंस्टॉल करना है अपने पीसी में वो यूज़ करना है ये वाला, यानी कि MySQL सर्वर फर्स्ट नंबर पर करना है, और सेकंड नंबर पर हमें इंस्टॉल करना है MySQL वर्कबेंच। दिस इज द सेकंड स्टेप। तो पहले वाले स्टेप में हम MySQL कम्युनिकेटी सर्वर को पहले डाउनलोड करेंगे और डबल क्लिक करके उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। जब वो हमारा कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम वर्कबेंच को डाउनलोड करेंगे और फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये दोनों इंटरनली कैसे आपको डाउनलोड करने हैं। तो पहले मैं क्लिक करूंगा MySQL कम्युनिटी सर्वर पर, और देखिए ये जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है वो आ रहा है 8.0.21। और देखिए क्योंकि मैं विंडोज पर काम कर रहा हूँ बच्चों, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसने मेरा पीसी सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपके पास और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि कोई लिनक्स यूज करना है, डेबियन यूज करना है, रेड हैट एंटरप्राइजेस, फेडोरा, लिनक्स, ओरेकल सॉर्लीज, मैक मतलब एप्पल, ठीक है। ऐसे अगर और भी कोई डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसने बाय डिफॉल्ट मेरे लिए विंडोज यूज कर रहा है क्योंकि मैंने विंडोज पे ही काम कर रहा हूँ। और हमें बच्चों ये पहले वाला वर्जन डाउनलोड करना है, विंडोज x86 64 बिट। और ये देखिए इसको मैं जैसे डाउनलोड करूंगा तो ये 111.MB का ये मेरा डाउनलोड होने लग जाएगा। जैसे मैं इस पर देखो क्लिक करूंगा एक और मेरी विंडो खुलेगी, तो ये कहेगा लॉग इन एंड साइन अप, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका डाउनलोड हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपना डाउनलोड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये एक ऑप्शन हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हमें डाउनलोड करना है MySQL वर्कबेंच, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर आ जाता है ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन पे जाके हम ये फर्स्ट वाला इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक, ये 35.7 MB का है। और देखिए यहाँ पर भी हम साइन अप नहीं करेंगे, लॉगिन नहीं करेंगे, सीधे सीधे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या इंस्टॉल करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आपको करना है कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल, सॉरी कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल। और दूसरे नंबर पे इंस्टॉल करने के बाद जब ये कम्प्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आप डाउनलोड करेंगे MySQL वर्कबेंच, राइट। जब सब लोगों के पास जैसे जैसे पीसी आते जाएंगे मैं उनको इंस्टॉल करवा दूंगा, तब तक के लिए आप क्लास को कंटिन्यू करते हैं, राइट। चलिए, तो अभी ये समझ में आ गया है कि हमने कैसे MySQL को डाउनलोड करना है, ठीक है। अब काम करते हैं कि MySQL को हम ओपन कर लेते हैं। तो जो मैंने अपना डेस्कटॉप पर यहाँ पर बना रखा है MySQL, और ये मैं ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। सॉरी, रिक्वायर्ड सम पासवर्ड, या ओके। तो ये देखिए ये आ गया है मेरा MySQL का विंडो, और मैं फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फॉन्ट बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 24, ओके।
इट इज क्वाइट इनफ टू ऑल। ठीक है, तो ये हमारा MySQL का यहाँ पर आ चुका है और मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। व्हाट हैपन, ठीक है, मे बी समथिंग इज रॉन्ग। ओके, ठीक है, इसको हम कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई भी टेबल क्रिएट करनी, क्योंकि मैंने भी बताया कि हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, एनीवन कैन टेल, डेटा को हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, RDBMS के अंदर। ठीक है बच्चों, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव, आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। आइदर यू कैन यूज चैट बॉक्स में आप मुझे आंसर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको RDBMS यूज करना है। क्या यूज करना है? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर आपका डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? एनीवन कैन टेल? Table. That's good. Saloni, Ria, both giving me the answers. Ria and Saloni. तो Ria and Saloni, that's absolutely right. कि हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है टेबल की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म, राइट। तो जो टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो हमें टेबल बनानी भी पड़ेगी, है ना। लेकिन बच्चों टेबल जो बनती हैं वो बनती हैं डेटाबेस के, किसके अंदर बनती हैं? किसके अंदर बनती हैं टेबल? डेटाबेस। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, एक टेबल के अंदर बहुत सारी, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल हो सकती हैं, लेकिन डेटाबेस हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो बच्चों MySQL के अंदर डेटाबेस अगर हमें बनाना है तो उसके लिए एक छोटी सी कमांड है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे ऑलरेडी जो डिफॉल्ट डेटाबेस है वो कौन से है। तो हम कमांड क्या लिखेंगे यहाँ पे? शो डेटाबेस। क्या लिखेंगे? शो डेटाबेस। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर मेरे कुछ डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे इंफॉर्मेशन स्कीमा, डेमो, SQL टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे ऑलरेडी डेटाबेस बने हुए हैं। ठीक है, डेमो है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL है एंड टेस्ट, ये पहले से बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और डेटाबेस बनाता हूँ और मैं टेस्ट को एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये मेरा पहले का बना हुआ है। ओके, या तो बच्चों टेस्ट को मैं यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको डेटाबेस को दिखाया कि कैसे डेटाबेस को शो कर सकते हैं। दूसरा एक स्टेप होता है कि डेटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं। तो हाउ टू डिलीट? ड्रॉप लिखेंगे, ड्रॉप डेटाबेस लिखेंगे, यानी कि ड्रॉप एक कमांड है, ड्रॉप डेटाबेस, ये पूरी एक कमांड है, ड्रॉप डेटाबेस। और उसके बाद लिखेंगे अब डेटाबेस का नाम, तो मैंने लिखा है यहाँ पर टेस्ट एंड सेमीकोलन। और ये देखिए ये क्या कह रहा है? क्वेरी ओके, 0 इफेक्टेड। एंड अगर मैं दोबारा से शो डेटाबेस करता हूँ, ठीक है, शो डेटाबेसेस, तो आप देखिए क्या इसमें कहीं टेस्ट है? एनीवन कैन सी टेस्ट? नो सर। टेस्ट ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है। इससे पहले टेस्ट था, देखिए मैं पुराना आपको दिखा देता हूँ एक बार, लेट मी शो यू। देखिए पुराने में हमारे डेटाबेस के अंदर टेस्ट है, लेकिन अब हमारे डेटाबेस के अंदर टेस्ट नहीं है, तो क्योंकि हमारा डेटाबेस हो चुका है डिलीट। तो अभी हमने दो चीजें सीखी। क्या क्या चीजें सीखी? हाउ टू शो ऑल डेटाबेसेस, है ना, उसके लिए कमांड क्या थी? हाउ टू शो ऑल डेटाबेसेस, शो डेटाबेस। है ना। हाउ टू शो ऑल डेटाबेसेस, तो कमांड क्या थी बच्चों? शो डेटाबेसेस, पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, शो डेटाबेसेस। तो क्या करेगा ये? हमें लिस्ट ऑफ डेटाबेस शो करता है, यानी कि ऑलरेडी हमारे MySQL के अंदर जो भी डेटाबेस बने हुए हैं उन सब की क्या कर देगा? लिस्ट शो कर देगा। दूसरा मैंने बताया ये तो था कमांड, है ना, शो डेटाबेसेस। एक मैंने बताया हाउ टू डिलीट डेटाबेसेस, है ना, हाउ टू डिलीट डेटाबेसेस। ये इसके लिए क्या बताया था मैंने? कमांड जो MySQL ड्रॉप डेटा, लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी देखो ऐसे लिखा रहा है ना MySQL, है ना।
समझ में आ रहा है ना, ये MySQL लिखा रहा है जैसे यहाँ पर, तो इसलिए मैं ऐसे MySQL लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको याद रहे कि MySQL के बाद ये वाली हमारी कमांड है। MySQL लिखना नहीं है आपको, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, Yes, sir. मैंने ऐसे लिख दिया और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, ड्रॉप डेटाबेस। अब डेटाबेस नहीं लिखना, डेटाबेस स्पेस और डेटाबेस का नेम, डेटाबेस नेम, डेटाबेस का नेम है सेमीकोलन। सेमीकोलन जस्ट लाइक ए बच्चों टर्मिनेटर, सेमीकोलन क्या है हमारा, जस्ट लाइक ए टर्मिनेटर, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर एक स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लगाते हैं सेमीकोलन, जो ये बताता है कि अब यहाँ पर हमारी जो कमांड है वो हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। और इसका एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, एग्जांपल हमने क्या लिया था, ड्रॉप डेटाबेस स्पेस टेस्ट, हाँ, तो टेस्ट हमारा क्या था यहाँ पर, टेस्ट हमारा क्या था, डेटाबेस का नेम, ठीक है, डेटाबेस का नेम। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, तो सिंपल कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नेम, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट, ठीक है, टेस्टिंग या फिर टेस्टिंग, ऐसे मैं टेस्टिंग क्रिएट कर लेता हूँ। तो बच्चों ये क्रिएट करके देखते हैं जल्दी से, तो कमांड क्या बताई मैंने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, बताइए। Testing. क्रिएट डेटाबेस टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या है हमारा, टेस्टिंग इज व्हाट, Database name. name of database, that's good, Ria and Saloni, that's very good. Create database and testing is a database name, that means what कि हम किसी भी नाम से डेटाबेस बना सकते हैं। अभी हम जैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने ऐसे उसका डेटाबेस का नाम क्या रख दिया, टेस्टिंग, लेकिन बच्चों डेटाबेस का नाम आपका रिलेटेड टू टॉपिक होगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। और देखिए ये मैंने कमांड रन कर दी है, देखिए अभी कोई एरर नहीं है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, क्या कर दिया इसने, कमांड रन नहीं की, मुझे सेमीकोलन लगाऊंगा मैं तभी कमांड रन करेगा। और इसने क्या कहा, कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस टेस्टिंग, डेटाबेस एग्जिस्ट, क्या कह रहा है कि टेस्टिंग नाम से क्रिएट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि हमने अभी बना लिया था। तो कैसे देखेंगे, शो डेटाबेसेस एंड यू कैन सी टेस्टिंग इज हियर। वन मोर डेटाबेस क्रिएट करते हैं बच्चों, क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे दोबारा करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, एंड यू कैन सी शो डेटाबेसेस, एंड आप देखिए प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग, ये दोनों डेटाबेस हमारे क्या हो चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी क्रिएट आवर डेटाबेस, राइट। एंड हाउ टू डिलीट, यू नो, सिंपली ड्रॉप डेटाबेस, कौन कौन सा है हमारा, प्रैक्टिस कॉमा टेस्टिंग, राइट, सॉरी, वो सिंगल डेटाबेस कैन बी डिलीटेड वन, तो पहले हमने डेटाबेस प्रैक्टिस डिलीट कर दिया, फिर हमने टेस्टिंग डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड यू कैन से शो डेटाबेसेस एंड यू कैन सी क्या आ रहा है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन डेमो एंड MySQL, जो हमने भी दो डेटाबेस पहले क्रिएट किए थे, टेस्टिंग और कौन सा, प्रैक्टिस, वो दोनों हमने कर दिए हैं डिलीट। सो अप टू नाउ आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, कैसे हमें डेटाबेस डिलीट करना है, और कैसे हम नए डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव कंप्लीटेड योर 3 कमांड्स, ठीक है, प्रैक्टिस दोस कमांड्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज how to create tables, ठीक है बच्चों, how to create tables। तो बच्चों टेबल जब हम क्रिएट करते हैं, टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें दो चीजें बहुत जरूरत है, ठीक है, दो चीजों, पहली एक चीज है कॉलम का नेम, पहली एक क्या चीज है, कॉलम नेम। किसी भी टेबल को बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, कॉलम का नेम और दूसरा टाइप ऑफ डेटा,
टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, कॉलम का नेम और टाइप ऑफ डेटा। इसका क्या मतलब, देखिए बच्चों, आपको मैं कुछ टेबल्स दिखाता हूँ। लेट मी शो यू सम टेबल, जिससे आपको समझ में आएगा। टेबल, चलिए यहाँ पर अभी कुछ ऐसा मिल नहीं रहा, मैं अपनी तरफ से एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने P01, यहाँ पे लिखा मैंने P100, यहाँ पे लिखा मैंने P102, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं मैंने क्या लिखा है, P01, P100, P102, क्या लिखा होगा ये? एनीवन कैन टेल क्या हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारा डेटा हो गया, दिस इज डेटा ना, डेटा। लेकिन ये डेटा क्या है, इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम का नाम। तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट आईडी, मैंने क्या दे दिया यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे दे दिया मैंने प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, नेम। यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो मैंने P01 मैंने लिया यहाँ पर मैंगो, प्राइस लिया मैंने 50 एंड क्वांटिटी ली मैंने 10 kg। नेक्स्ट लिया मैंने मिल्क, क्वांटिटी ली मैंने, प्राइस दिया मैंने 60 एंड क्वांटिटी ली मैंने 50 kg। नेक्स्ट वी हैव शुगर, प्राइस इज 40 एंड क्वांटिटी ली मैंने यहाँ पर 100, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो पी आईडी है, पी नेम है, पी प्राइस है, क्वांटिटी है, ये सब हमारे क्या है, कॉलम के नेम, ये सब हमारे क्या है, कॉलम के नेम। क्योंकि जब भी हम कोई डेटा स्टोर कराना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उस टेबल के अंदर कॉलम के नाम बताने होंगे कि इस पर्टिकुलर कॉलम में किस तरह का डेटा आएगा, क्या डेटा आएगा, इस पर्टिकुलर कॉलम में हमारा डेटा क्या आएगा, इस पर्टिकुलर कॉलम में हमारा क्या डेटा आएगा, ये हमें पहले से बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहला तो हो गया कॉलम का नेम, आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं डेटा की, डेटा टाइप की, दूसरी बात थी डेटा टाइप, ठीक है। तो बच्चों जैसे सपोज अगर मुझे एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो वहां पर क्या होगा, बच्चे का नेम होगा, है ना, बच्चे का नेम होगा, बच्चे का क्लास होगा, एज होगी, है ना, एड्रेस होगा। अब मान लेते हैं नेम है अरुण, ठीक है, क्लास है 12, एज है 19, एड्रेस है खुर्जा, ठीक है। तो ये जो अरुण है, ये 12 है, ये 19 है, ये खुर्जा है। आप देख रहे हो ये अलग अलग टाइप का डेटा है। जैसे अरुण कैरेक्टर डेटा है, 12 न्यूमेरिक डेटा है, 19 न्यूमेरिक डेटा है, KHR आपका कैरेक्टर डेटा है, ठीक है ना। ऐसे ही सेम वे वी रिक्वायर्ड डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स हमें ये बताता है
कि हमारा किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है, यानी कि सिंपली बात क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपने देखा है आजकल हॉस्पिटल्स में अगर आप कभी गए हो तो वहां पे अलग अलग तरह के डस्टबिन रखे होते हैं, देखा है? एनीवन कैन टेल? अलग अलग तरह के डस्टबिन रखे होते हैं। एनीवन कैन टेल? रेड, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, रेड के अंदर वो डालते हैं यूज्ड पेपर, यूज्ड मटेरियल। येलो के अंदर मान लेते हैं पेपर मटेरियल जो कागज का हो कुछ, है ना। और ब्लैक के अंदर मान लेते हैं ऐसे, इट इज नॉट श्योर, मान लेते हैं ऐसे ही। और ब्लैक के अंदर मान लेते हैं लिक्विड मटेरियल, लिक्विड। और एक और रखते हैं यहाँ पर, ब्लैक के अंदर हम मानते हैं ग्लास। और ग्रीन एक और है, यहाँ पर मान लेते हैं हम लिक्विड मटेरियल। जैसे कांच वगैरह है, टूटा हुआ कुछ भी सामान है, वो हम ब्लैक बॉक्स के अंदर डालेंगे। कोई पेपर है वो येलो के अंदर, यूज मटेरियल है उसे रेड के अंदर, और कोई लिक्विड मटेरियल है उसको हम किसके अंदर डालेंगे, ग्रीन के अंदर। ठीक है, ये क्यों अलग अलग बॉक्सेस बनाए गए, है ना, ताकि एक ही टाइप का डेटा एक एक बॉक्स के अंदर जाए। ठीक है, अब सोचो इसी पेपर के अंदर गिलास भी डला हुआ है, इसी के अंदर लिक्विड भी डला हुआ है, इसी के अंदर आपका यूज मटेरियल भी डला हुआ है, लाइक बैंडेज वगैरह है ना। ठीक है, मेडिसिन वगैरह की कोई बैंडेज है वो सब इसमें ही डला हुआ है, ब्लड कॉटन है वो सब इसमें डला हुआ है। तो जो बंदा इसको यूज मतलब सामान इसमें से निकालेगा, कोई ना कोई तो निकालेगा। हो सकता है वो पेपर निकाले और पेपर के साथ उसके साथ गिलास आ जाए, या उन पेपर्स को अगर रिसाइकलिंग करना हो तो पेपर तो रिसाइकलिंग होने से रहे, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड भी डाल दिया, उसके अंदर आपने ब्लड के कुछ कॉटन्स भी डाल दिए, कॉटन डाल दिए, तो क्या हो रहा है कि सब कुछ मिक्सअप कर दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई, क्यों? ताकि एक ही टाइप का सामान, एक ही टाइप का डेटा, एक ही टाइप की चीजें उस एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आ सकें और उनको उसी तरीके से क्या किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके, है ना, प्रोसेस किया जा सके। जहां पर हम समझते हैं ना कि एक टाइप की चीजें अगर हम कैटेगराइज कर दें, एक एक टाइप की चीज कैटेगराइज करते हैं, तो उनको प्रोसेस करना बड़ा आसान होता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपके मोबाइल में भी होता है कि इमेजेस आपके एक फोल्डर में जाती हैं, वीडियोस आपकी एक फोल्डर में जाती हैं, व्हाट्सएप की वीडियो आपके अलग फोल्डर में जाती है, व्हाट्सएप की इमेज आपके अलग फोल्डर में जाती है। उसके बाद आपने कोई ब्यूटी कैमरा या सेल्फी कैमरा भी कोई इंस्टॉल कर रखा है, तो उसके फोल्डर्स आपके अलग बनते हैं गैलरी में। क्यों? ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा डेटा किस एप्लीकेशन को बिलोंग करता है। सेम वे डेटा टाइप इज व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कि हम डेटा को क्लासिफाई कर पाए अलग अलग टाइप्स में, और उनको हमें प्रोसेस करना आसान हो, उनको हमें यूज करना आसान हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इज इट क्लियर? एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के अंदर इन MySQL we will learn numeric data, we will learn numeric data, है ना। सेकंड वन इज स्ट्रिंग डेटा, मेनली कॉमन डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, स्ट्रिंग डेटा, एंड वन इज डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। इसके अलावा और भी डिफरेंट होते हैं, जैसे टेक्स्ट होता है, बी लॉग होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। लेकिन फिलहाल अपने कोर्स के हिसाब से हम लोग ये 3 बेसिक डेटा टाइप की पढ़ेंगे डिटेल में, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग एंड डेट टाइम। यानी कि डेट टाइम से रिलेटेड कुछ भी डेटा स्टोर करना है वो हम यहाँ करेंगे, इस डेटा टाइप के अंदर करेंगे। स्ट्रिंग का मतलब है कैरेक्टर फॉर्म को जितना डेटा है वो इसके अंदर स्टोर होगा। और न्यूमेरिक, चाहे वो डेसिमल पॉइंट का हो या वो नॉन डेसिमल पॉइंट हो, वो सब हम किसके अंदर स्टोर करेंगे, इस न्यूमेरिक के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है ना। तो दे आर द 3 कॉमन कैटेगरी ऑफ द डेटा टाइप्स इन MySQL. One is numeric, one is string, and one is date and time. ठीक है, so tomorrow we discuss about these data types. Okay, so it's complete from my side today.
ओके सर।